खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद में कल पहला दिन था 18वीं लोकसभा का और कल भी दिखाई दिया कि किस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार के साथ मतलब हम कह सकते हैं कि पहले ही दिन पूरी तरीके से कुश्ती के मूड में दिखाई दिया था विपक्ष। लेकिन आज तो मुद्दा ही ऐसा था जिस पर कुश्ती करने की कोई जरूरत थी नहीं। आज मुद्दा था स्पीकर को लेकर। कल तक ये बात फैलाई जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि हम सरकार के जो भी स्पीकर की तरफ से नाम आएगा उसको हम समर्थन देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जैसे ही ओम बिरला साहब का नाम सामने आया तो विपक्ष की तरफ से फिर से हल्ला होने लगा। विपक्ष ने शर्त रख दी और शर्त ये रखी कि स्पीकर जो है उप सभापति वो हमारा हो, और अगर हमारा नहीं होगा तो हम ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर उनके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। प्रत्याशी खड़ा कर भी दिया के सुरेश, वो अब कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस में इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये विपक्ष के प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार तीनों ने ही एक तरीके से नानुकुर कर दी है। शरद पवार का तो ये सीधे सीधे कहना था, जो कि दिग्गज हैं इंडी अलायंस के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि स्पीकर कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है उसी की बात उन्होंने कही कि स्पीकर तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हमारा मानना है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। लेकिन स्पीकर का जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये फैसला लेने से पहले कि हम स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे यानी विपक्ष लड़ेगा, मुझसे पूछा ही नहीं गया, हमारी पार्टी से चर्चा ही नहीं की गई। तो आज का सवाल यही है कि क्या पहला ही मुद्दा जिस पर एकजुटता और एकता दिखाई जानी थी उस पर विपक्ष दो फाड़ पूरी तरीके से हो गया है, और इस एकता में जो दरार पड़ी है क्या वो राहुल गांधी की वजह से पड़ी है? कि राहुल गांधी जिन्होंने एक बार कहा जीत के बाद, जब ये 99 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई तो उन्होंने कहा हमने अहंकार तोड़ दिया है। तो अब ये अहंकार किसका है? क्या कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें लाने का अहंकार है जिसकी वजह से अपने सहयोगियों को ही दरकिनार करते हुए स्पीकर, जिस पर उनको पता है कि नंबर उनके साथ नहीं है, वो हारने वाले हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ गुत्थम गुत्था करने के लिए ये एक तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है? तो आज इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें और वो बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ रही हैं। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। Only file a nomination, it's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर एनडीए के घटक दलों का कोई स्पीकर होगा उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, विपक्ष का होगा तो सबके लिए ठीक होगा। हम कोई तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं नहीं। तो इन सब बयानों के बीच
बीच लगता है कि जो सबसे दिलचस्प बयान आया है वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनमानी करते हैं रूलिंग पार्टी के स्पीकर, वही उसी का विरोध करने के लिए हम अपना स्पीकर खड़ा कर रहे हैं ताकि हमारा स्पीकर बने और वो ये मनमानी ना होने दे। तो भाई स्पीकर बनने के पीछे कोई पद्धति है या नहीं है, कोई रणनीति होती है या नहीं होती है, संविधान में कुछ नियम होते हैं या नहीं होते हैं, या ऐसे ही मतलब कुछ भी। मैं बताना चाहती हूं, और ये मैं ही नहीं बता रही हूं, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि यहां पर संविधान में नियम होते हैं और नियमों के मुताबिक संख्या बल के आधार पर जब वोटिंग होगी ना कल, तो संख्या बल के आधार पर स्पीकर चुने जाएंगे और वो सत्ता पक्ष के होंगे। तो अब ये संजय सिंह का जो बयान आया है उसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या सपने हैं, चलिए जरा शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभ्रांश राय जी मौजूद हैं, हमारे साथ महेश चौहान जी हैं जो कि शरद पवार जी की पार्टी से हैं, खासकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अखिलेश कटियार जी हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन मैं जरा यहाँ पर शुभ्रांश जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कि राहुल गांधी का हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि सभी से राय ले ली गई है। अब ये सभी कौन है? ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव, तीनों ने एक तरीके से बता दिया है कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं। तो फिर राय किससे ली गई थी? ये मतलब कांग्रेस पार्टी के सांसदों से ली गई थी या विपक्ष की तरफ से कुछ हुआ था? रीमा जी, लगभग 100 सांसदों को लोकतंत्र में बर्खास्त करने वाले व्यक्ति ओम बिरला आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेट। उनकी पहचान ये है कि या तो वो माइक बंद कर देते हैं या आवाज उठाने वाले विपक्षी सांसदों को बर्खास्त कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, संविधान में ये प्रावधान रहा है कि विपक्ष का भी स्पीकर होता है। इसके ज्वलंत उदाहरण पीए संगमा जी हैं, आपने उनके साथ ढेर सारी रिपोर्टिंग करी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की रात बहुत भारी होने जा रही है, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज ही के दिन हमने हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और आज ही के दिन पार्लियामेंट के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को विपक्ष ने अपना लोकसभा अध्यक्ष का आज ही के दिन बनाया। वो आपातकाल भूल गए। रीमा प्लीज मैं अपनी बात, आज ही का दिन, आप आज के दिन की सारी उपलब्धियां बता रहे हैं तो मैंने सोचा वो भी बता रीमा सुनिए, सुबह से आज उसका भी जिक्र हो रहा है। रीमा कुछ बॉल बचा के रखिए आगे, ध्यान दीजिए। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर एक दलित व्यक्ति 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्लियामेंट का स्पीकर बन जाएगा, तो इसमें रीमा पराशर या भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? एक तरफ तो आप कहते हैं समानता, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये समानता, हम एक दूसरे को अपने साथ लेकर चले, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो क्या एक दलित व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बैठने का अधिकार नहीं है? एक और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर के साथ ये चैलेंज हमेशा रहेगा। उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी को लोकसभा में तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया। उन्होंने राज्यसभा के अंदर तेलुगु देशम पार्टी के पूरे राज्यसभा एमपी को खत्म कर दिया। तो कल जब चुनाव होगा तब आपको असल में दिखेगा कि एनडीए जैसा कोई कुनबा है नहीं, ये भानुमति का कुनबा कल ढेर हो जाएगा और कल पहली बार आपको विपक्ष जीतता हुआ नजर आएगा। अब बीजेपी के पेट में क्या दर्द है वो तो धनंजय गिरी बताएंगे, लेकिन आपने कहा रीमा पराशर के पेट में क्या दर्द है, तो मेरे पेट में तो दर्द, अरे आपने कहा रीमा पराशर और बीजेपी के क्या पेट में दर्द है? अगर कोई दलित का बेटा स्पीकर बन जाए तो पेट में दर्द क्या है? तो मेरे पेट में इसलिए दर्द हो रहा था, जो आपके अकॉर्डिंगली पेट में दर्द है, कि अगर आपका विरोध ओम बिरला को लेकर था तो सुबह से इस बात को उठाना चाहिए था और कल से इस बात को उठाना चाहिए था कि ओम बिरला ने ऐसा किया, हमारा विरोध ओम बिरला प्रत्याशी को लेकर के है। लेकिन वो तो विरोध कहीं उठा ही नहीं है। पहले विरोध उठा इस बात को लेकर, एक मिनट सुनिए, पहले विरोध, एक मिनट सुनिए, पहले विरोध इस बात को लेकर के उठा कि राहुल गांधी ने कहा, खड़गे जी को फोन पर इंतजार करवाया, खड़गे जी से मिलने के लिए दोबारा से बात नहीं हुई, खड़गे जी से राजनाथ जी ने बात नहीं की, हालांकि राजनाथ जी ने कहा 3 बार कल से अब तक बात हो गई। पहला विरोध वो। दूसरी शर्त ना मानना कि डिप्टी स्पीकर किसका होगा। तो पेट में दर्द तो होना चाहिए ना फिर,
अगर झूठ पर नहीं, झूठ तो एक सामने बात आएगा। बताइए, ओम बिरला के एक नाम बात का तो कहीं बताइए, जिक्र ही नहीं किया ऑपोजिशन ने और राहुल गांधी ने। आप पहली बार ये बात उठा रहे हैं कि ओम बिरला का विरोध है। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र की जिम्मेदारी किसकी सबसे ज्यादा होती है? जो सरकार में मुखिया होता है। अगर पिछले 12 घंटों में राजनाथ सिंह जी ने 3 बार खड़गे साहब को फोन किया और बताया कि मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूं, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। सबसे चलिए, आपकी आवाज चली गई। धनंजय गिरी जी जवाब। ओके, आपकी आवाज कट रही है। और मैं धनंजय गिरी जी, चलिए, ये बहस का विषय नहीं है। बहस का मैं आपकी बात को सिर्फ ये करेक्ट कर रही थी कि ओम बिरला के नाम पर विरोध विपक्ष का नहीं है, ना ही राहुल गांधी ने जताया, ना ही किसी भी विपक्ष के नेता ने जताया। आप पहली बार इस मंच से कह रहे हैं। लेकिन धनंजय गिरी जी, जो बात यहाँ पर कही गई है, अब विपक्ष का अपना भी कुछ मानना हो सकता है। अगर विपक्ष ये परंपरा याद दिला रहा है कि कैसे 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 हमने, और वो मनमोहन सिंह के समय की याद दिला रहे हैं कि हमने भी तो भाई किया, डिप्टी स्पीकर दिया बीजेपी का, ऑपोजिशन का, तो बदले में अब हमें मिलना चाहिए। ऐसा है ना कि आज 50 वर्ष हो गए इमरजेंसी की। 50 साल पहले रीमा जी कांग्रेस ने मुट्ठी में संविधान को कैद किया था, आज हाथ में लेकर के घूम रही है। अगर संविधान की आत्मा की समझ न हो तो शरीर पकड़कर चलने से कोई फायदा नहीं। 52 से 78 तक कांग्रेस बता दे कि कभी किसी को उपाध्यक्ष दिया हो। अभी कर्नाटका में सरकार है कांग्रेस की, अध्यक्ष किसका, उपाध्यक्ष किसका। तमिलनाडु में टीडीपी की सरकार है, अध्यक्ष किसका, उपाध्यक्ष किसका। तेलंगाना में इनकी सरकार है, अध्यक्ष किसका, उपाध्यक्ष किसका। तो केरल में सरकार है कम्युनिस्ट की, अध्यक्ष किसका, उपाध्यक्ष किसका। कांग्रेस शुरू से इस तरह के घटनाओं क्रमों में रही है लगातार, और कुछ कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता ये सदा सामने रही है। स्पीकर सदन का अगुवा होता है, किसी दल का नहीं। कांग्रेस दल के दलीय व्यवस्था से बाहर निकल ही नहीं पाई। दलों के दलदल में कांग्रेस ऐसे उलझी है कि कांग्रेस के इस कल्चर से इस देश को काफी निराशा हुई है। और आप बताइए, जिस देश में कांग्रेस ने आज जिस आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस आज संविधान हाथ में लेकर के चल रही है, संविधान को शर्मसार करने वाले लोग आज इस देश की जनता पर अनेक जुल्म ढाने वाले, एक दिन में 9,000 लोग, 9,000 नेता इस देश के अरेस्ट हुए, उसके बाद 1,40,000 लोग अरेस्ट हुए। वो कांग्रेस आज संविधान की वकालत कर रही, संविधान की दुहाई दे रही। एक आप बता रही, एक इंसिडेंट भाई ओम बिरला जीतेंगे। धनंजय जी वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारा हक बनता है डिप्टी स्पीकर को लेकर, तो क्या आपत्ति थी? सिर्फ सवाल ये था। अगर ऐसा होता तो उनके सहयोगी उनके साथ नहीं खड़े। अगर हक बनता तो लोकतंत्र में ओम बिरला जीतेंगे कल, ये तो तय है। लेकिन मामला ओम बिरला की जीत का नहीं है, बात है कि लोकतंत्र की हार का है। ये विश्वस्त परंपराओं के खिलाफ है। एक ओम बिरला कल सदन के जो अध्यक्ष बनेंगे, और जो कांग्रेस बात कर रही थी दलित की, तो भाई जब दलित, आप पिछला रामनाथ कोविंद अध्यक्ष जब राष्ट्रपति बनने के लिए आए थे तो इनके यहाँ कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं था। हमारे ऐसे बोरो प्लेयर लेके एक दलित के खिलाफ इन्होंने लड़ा दिया था। जब आदिवासी बनने आए तो उनके खिलाफ लड़ा दिया था। ये मुनाफा और मक्कारी की बातें हैं। कांग्रेस की जो समझ है वो देश की जनता जान रही है। ये सरयाब हो रहे हैं। ओके, आपने सहयोगियों पर सवाल खड़ा किया तो मैं जरा आप सहयोगियों के पास ही आ जाती हूँ। अखिलेश जी, ये जो बयान आया है अखिलेश जी का ही, ये बयान क्या कहता है? राहुल गांधी ने आप लोगों से चर्चा नहीं की थी क्या? नहीं रीमा जी, दूरदर्शन को, दर्शकों को, सभी को मेरा प्रणाम। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, और जो चर्चा आज सुबह से गर्म है इस बात पे कि अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेके कि हम चाहते हैं कि इस बात पे तय बन जाए, आम राय बन जाए कि आप स्पीकर पक्ष, सत्ता पक्ष का हो तो अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए। हम ये बात मानते हैं कि जब सत्ता में जो सरकार का संचालन एनडीए कर रहे हैं तो उनके तरफ से इस पे विस्तार से बात आए, और उनके तरफ से इस पे एक पहल होनी थी कि नहीं ठीक है डिप्टी स्पीकर के लिए ये है, इस तरीके की बात है। अभी जेडीयू के एक नेता बयान दे रहे थे कि बाद में बात हो जाएगी। मुझे लगता है बाद में बात की बात नहीं है, इसमें बात अभी हो जाए। और जब आईपीसी के बहुत सारे विधेयक पारित किए गए, जब सैकड़ों की संख्या में उस तरीके की जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कही है, हम ये बात कहते हैं कि भाई स्पीकर बना के भी हम कुछ तो करेंगे नहीं, सरकार का आपका संचालन है, तो इस बार सरकार ही बड़ा मन दिखाए कि अपोजिशन का सम्मान, मजबूत अपोजिशन आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े लंबे समय से ये मांग करते थे कि देश को मजबूत अपोजिशन मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा होता, अब अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा बड़ा मन सरकार दिखाए। और 24 घंटे का टाइम है रीमा जी, 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है। माननीय अमित शाह जी के घर यहाँ बैठक चल रही है,
कल आपको ऐसे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं कि के सुरेश जी सदन के अध्यक्ष चुन सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में ताकत में होती है तो अपने ताकत का दुरुपयोग करती है। हार सकते हैं ओम बिरला, क्या कहा आपने? के सुरेश जी जीत सकते हैं तो हार सकते हैं ओम बिरला, ये कह रहे हैं ना आप? जी 35 वोट कम है, ये 35 वोट कहां से आएंगे? 35 वोट कम है इंडिया अलायंस के पास, ये 35 वोट विपक्ष के पास कहां से आने वाले हैं? बीजेपी को तोड़ रहे हैं आप या आप एनडीए तोड़ रहे हैं? कहां से टूट के आएंगे ये वोट? रीमा जी, अपने आत्मा के आधार पे लोग मतदान करेंगे। अच्छा, चुनाव करेंगे। एक दलित को इस पद पे बिठाया जाए, दलित समाज के भारी संख्या में सांसद है, वो चाहेंगे कि उनको पद मिले। और जो सहयोगी हैं, जिन दलों को अपने दलों की मर्यादा बचा के रखनी है, ऐसा तो नहीं है आप लोगों की तरफ से इधर एक्स्ट्रा वोट पड़ जाए ओम बिरला को, ऐसा तो नहीं है? ऐसा आपकी तरफ से इधर आ जाए कुछ लोग, होने वाला ऐसा ही। इतना कॉन्फिडेंस है कि वहां से इधर कोई नहीं आएगा। आप कल बधाई देंगी के सुरेश साहब को जीतेंगे। मैं तो पूछ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा उधर से इधर पाला बदल लेंगे? कल आप और हम दोनों लोग देखेंगे। चलिए जल्दी से क्विक रिएक्शन धनंजय जी, एक ब्रेक लेते हैं फिर बाकी के दो मेहमानों के पास। धनंजय जी बताइए, इधर से कुछ लोग इधर जा सकते हैं अंतरात्मा की आवाज पर? कहते हैं ना कि मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ऐसे ही दिल को बहलाते रहें, लेकिन देश की जनता इनको बहलाने के लिए नहीं मौका देगी, क्योंकि कल देखिएगा जितनी हमारे वोट है उतना तो इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा। ये भी कल ओम बिरला को बधाई देने आएंगे, लेकिन ओम बिरला की जीत से ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस के कुत्सित प्रयास ने लोकतंत्र की हार को मजबूत किया है। इतिहास में पहली बार स्पीकर का चुनाव कराने वाली कांग्रेस ने इस देश के ऊपर न इमरजेंसी ही नहीं लगाई है, कई ऐसे काम किए हैं जो देश की मर्यादा के खिलाफ, इस सदन की कार्रवाई के खिलाफ, संसद के खिलाफ और लोकतंत्र को लहूलुहान किया है, कई बार, अनेकों बार किया है। एक बार और कांग्रेस इस बात को रिपीट कर रही है। ये कुछ नया नहीं है कांग्रेस के कल्चर से। सुभ्रांश जी को जवाब दे रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि स्पीकर दल का नहीं होता है, सदन का होता है। तो मान्यवर, अगर स्पीकर सदन का होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक दलित व्यक्ति को या सबसे ज्यादा कहां थे मान्यवर जब दलित राष्ट्रपति चुना जा रहा था? आप कहां थे मान्यवर जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन रहे थे? आप कहां थे? ये मक्कारी, कितनी मक्कारी लाते कहां से मान्यवर? इतने मक्कार आप कैसे हो जाते हैं कि आज से 7 वर्ष पहले राष्ट्रपति के चुनाव में आपके यहाँ एक आदमी नहीं मिल रहा था तो आप हमारे यहाँ से ले गए, हमारे यहाँ से बोरो प्लेयर मांग के ले आए। आप एक दलित किस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ रहा था, कितनी मक्कारी कहां से लाते हैं? इतनी मुनाफा और मक्कारी कहां से ले आते हैं श्रीमान? ये कांग्रेसी है तो करप्ट ही होगा, लेकिन मक्कार भी होगा, ये हम नहीं जानते थे। 7 साल पहले रामनाथ कोविंद, एक उत्तर प्रदेश का दलित आदमी, इस देश के सर्वोच्च पद पर जा रहा था, उस समय मक्कारी आपकी हद हो गई। आप हमारे यहाँ से बोरो प्लेयर लेके जाते हैं, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। अरे कितनी बेशर्मी करेंगे भाई, कितनी बेशर्मी, कितनी मुनाफत, कितनी मक्कारी, कितनी आताताई हरकतें करेंगे देश के साथ। कितने मसाकर 84 के दंगे भूल जाए, आपके इमरजेंसी भूल जाए, आपके सारे कुकर्म भूल जाए, कांग्रेसी है तो करप्ट ही होगा भूल जाए, देश के घोटाले भूल जाए, 2G भूल जाए, 3G भूल जाए, जीजाजी भूल जाए, क्या क्या भुलाए, नेहरू की कितनी गलतियां याद कराए, हिमालयन ब्लंडर्स आपको याद दिलाए। अरे कितनी मक्कारी लाते कहां से मान्यवर, कहां से इतनी मक्कारी लाते हो भाई? आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, रामनाथ कोविंद का एक दूसरे के बीच में नहीं, उद्घाटन में उनको निमंत्रित नहीं किया था। यहाँ आपकी मनवादी सोच आती है कि एक दलित व्यक्ति अगर सर्वश्रेष्ठ पद पर देश के राष्ट्रपति, इस देश में 70 साल तक दलितों को आरक्षण नहीं मिला था जम्मू कश्मीर में, और यही कांग्रेस को उचित कार्य है कि आज नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा करके दलितों का आरक्षण दिया। दलितों का आरक्षण AAU से खत्म हुआ, जामिया मिलिया से खत्म हुआ, और दलितों के साथ जो दलन का काम कांग्रेस ने किया। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। सुभ्रांश जी, आप सेकंड टाइम इस शो में आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से शो नहीं होता है कि एक दूसरे के बीच में सब बोल करके हल्ला गुल्ला करके नहीं, दोनों लोग आराम से बात करेंगे, एक दूसरे के बीच में नहीं, सब्र होना चाहिए थोड़ा। सुभ्रांश जी, चीखा चीखी नहीं, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करते हैं, इतना चीखने से कैसे होगा?
इतना चीखने से नहीं होगा ना कुछ, आपकी बात आराम से भी सबको समझ में आएगी। मैं दोनों से ही कहूंगी, आपसे भी और धनंजय जी से भी। आपने उनको रोका, धनंजय जी को रोका है, पहले वो चुप हुए हैं ना, उनको रोका है, पहले वो चुप हुए हैं। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो पहले चुप हुए हैं, उसके बाद मैंने आपको चुप कराने के लिए बोला। अब आप रुकिए, अब रुकिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और मैं जरा महेश चव्हाण जी अब आपका रुख करना चाहूंगी। शरद पवार जी एक तरीके से इस गठबंधन के सबसे बड़े और दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से सीधे तौर पर नियम की बात की गई। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूं कि क्या शरद पवार जी से भी कोई राय नहीं ली गई थी? रीमा जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, विपक्ष के साथ शरद पवार जी, उनका पक्ष, और अभी हम सभी लोग विपक्ष के साथ ही हैं। अब बात हो रही है लोकसभा के स्पीकर की। शरद पवार साहब ये कहना चाहते हैं कि जो प्रथा है, जो परंपरा है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाए। तो जिस तरह से परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष का अगर स्पीकर चुना जाता है तो उसी के अनुसार डेप्यूटी स्पीकर भी विपक्ष को देना चाहिए, ये उनका कहना था। अब इसमें हमें यह देखना है कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो, जैसे कि अभी सब लोग कह रहे हैं कि किसी पक्ष या विपक्ष का अध्यक्ष नहीं होता, वो सदन का अध्यक्ष होता है। उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ऐसे में अगर उन्हें वो लोकसभा स्पीकर पद देना चाहिए तो एट द सेम टाइम हमारी जो मांग थी विपक्ष की कि हमें डेप्यूटी स्पीकर पद देना चाहिए, उसमें कुछ गलत मांग थी ऐसे मुझे नहीं लगता। वो मांग को शर्त के रूप में देखा जाना या दबाव के रूप में देखा जाना ये गलत है। इसलिए हम अब ये मानते हैं कि अगर प्रथा परंपराओं को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर लोकतंत्र में जो अधिकार है उससे लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाना चाहिए, और उसके लिए सर्वसहमति जरूरी होती है। और वो सर्वसहमति ना सिर्फ पक्ष की हो या विपक्ष की है, वो सभी सांसदों की है जो लोकसभा के सदस्य है। अगर सर्वसहमति से बन जाता परंपरा के अनुसार तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये नहीं होगा। तो इसलिए हमें भी देखना है कि लोकतंत्र का सम्मान करते हुए और लोगों को हमें दिखाना है कि विपक्ष भी जागरूक है, सतर्क है, इसलिए ये चुनाव में हम लोग उतरे। ठीक है मैथिल जी, अब मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास तो पूरी की पूरी जानकारी है कि 1952 से लेकर अब तक जिस उपसभापति को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है या सबसे ज्यादा बात की जा रही है, कब कब किस किस वजह से पक्ष और विपक्ष में लोग उस पद पर बैठते रहे। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि जिक्र दलित शब्द का सबसे ज्यादा शुभ्रांशु जी ने किया, तो साथ में अखिलेश कटियार जी भी हैं, मायावती जी की कोई बात नहीं कर रहा है कि उनका वो किसके साथ हैं या नहीं है। ये जो जातिगत राजनीति है, कल भी मेरे शो में लगातार इसी बात पर चर्चा होती रही, तब भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे यहाँ पर शो पर, उन्होंने एक ही बात कही कि जाति के आधार पर अब बात होगी संसद में भी। तो अब आपको लगता है कि हर मुद्दे पर पहला ही मुद्दा जो था स्पीकर का, उस पर भी अब जाति, यानी आने वाले दिनों में यही दिखाई देगा? धन्यवाद रीमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं मेरा विपक्ष के लिए कि इनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी इनको यकीन नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार का कंडक्ट यहाँ डिबेट में भी दिखा रहे हैं, यही चीज़ ये लोग सदन में करते हैं। वहाँ वॉकआउट करते हैं, सदन को रोक लेते हैं और सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं देते हैं। और यदि उन पर एक्शन हो तो ये इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप जो लोकसभा अध्यक्ष उस पर करते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आ जाता हूँ, जरा आईना है ना, इनको दिखा दूँ, बहुत दलित दलित चिल्ला रहे हैं। आपको पता है रीमा जी, हमारे देश में जो संविधान जिन्होंने बनाया था, श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, उनको भारत रत्न कब मिला? उनको भारत रत्न मिला 1990 के अंदर 31 मार्च को।
और तब सरकार किसकी थी? वीपी सिंह जी की थी। उससे पहले इस देश में 1955 में नेहरू जी आए, नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा कि नेहरू जी को भारत रत्न दिया जाए, और फिर नेहरू जी उठे और उन्होंने गले में माला डाल दी भारत रत्न की नेहरू जी के अंदर। उसी प्रकार इंदिरा जी चली, उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी को ही भारत रत्न प्रपोज किया, और फिर इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी के गले में माला डाल दी। तो इन लोगों को तब तो दलित की याद नहीं आई। आज ये दलित दलित चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनकी जो दुकान है वो बंद हो चुकी है, देश ने दुकान को बंद कर दिया है। दूसरी चीज, ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं दलित विरोधी का। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बनवाने का काम किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आके खोल के देखो और जाओ और वहां पर अपने जो कुकर्म है उनका पश्चाताप भी आप करो कि आप दलित की बात करते हो, दलित की राजनीति, दलित के नाम पे राजनीति करते हो, लेकिन दलित को आपने 60 साल में क्या दिया? 370 लगी रही वहां पर। अगर कोई सुरेश पढ़ लिखकर पीएमटी की परीक्षा भी पास कर लेगा तो उसको वहां पर डॉक्टरी नहीं करने दी जाएगी, उसको वहां पर गटरी साफ करने का मौका दिया जाएगा। यह दिया था अपने दलित को। यहां बैठकर चिल्ला रहे हो दलित दलित। और एक बात बताओ जरा, खड़गे जी की कार्य समिति में कितने दलितों को आपने मौका दिया है? मैं बताऊं, 5 दलित। मतलब इतनी बड़ी 74 लोगों की कार्य समिति, उसमें केवल 5 दलित। यह आपका कंडक्ट है दलितों के लिए। इसलिए यहां बैठकर फर्जी नौटंकी मत करो। देश जानता है 99 सीटें आपको मिल क्या गई, आप लोगों की जो सांसें है ना गुब्बारे की तरह भर गई। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी भी बात कर रही है ना उसी की, चेहरे की। मैंने आपसे क्या कहा? हाँ। ये तो बहुत हास्यास्पद है। आप देखिए ना रीमा जी कि चोर चोर मौसेरे भाई। आज जो दिन है वह दिन भारत के इतिहास में सबसे काला दिन है, और इस दिन पे इनकी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी भी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव भी जेल में थे। ये सभी लोग इमरजेंसी की राजनीति से निकल के आए हैं, और ये लोग आज यहां पर उसी इमरजेंसी वाले दिन देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का कुप्रयास संसद में कर रहे हैं। लेकिन ये सब ना देश की जनता देख रही है, और इन्होंने जो ठकाठक फटाफट छटाछट वाली जो राजनीति की थी ना 8500 वाली, वो भी जनता देख चुकी है। और अब जनता जो है इनको आने वाले चुनावों में जवाब देने जा रही है। और ये कह रहे थे ना कि 35 सांसद खेला हो जाएगा। अरे कल देखना खेला होगा, और ऐसा खेला होगा कि आप लोगों को लंगोटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जितने मतों से हमारे लोकसभा अध्यक्ष जीतने जा रहे हैं ना ओम बिरला जी, वो कल गिनती गिनिएगा और फिर कहिएगा कि देखिए फिर से तोड़फोड़ कर दिया। ठीक है, ये कल का फैसला तो कल होगा ना, क्योंकि सीक्रेट बैलेट बॉक्स होगा, उसके बाद पता लगेगा किसने अगर इधर उधर जाकर वोट दिया है नहीं। शुभ्रांशु जी आ रही हूँ आपके पास। शुभ्रांशु जी, क्योंकि रिएक्शन आप ही से बनेगा और अखिलेश जी से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और आपके पास आएंगे। छोटा सा ब्रेक। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए शुभ्रांश जी जवाब दीजिए, जो तमाम सवाल यहाँ पर मैथिल जी ने उठाए उनका। शुभ्रांश जी फ्रीज हो गए लाइव से। हाँ जवाब दीजिए। रीमा, पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। खैर, इन्होंने एक सब्जेक्ट बड़ा सुंदर सा यूज किया PMT का। तो मान्यवर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी बुलंद है, आपके माध्यम से अगर प्रधानमंत्री जी के कान तक पहुंच जाए कि 24 लाख युवाओं ने नीट का एग्जाम दिया,
ये जो सरकार है जो अक्सर या तो पर्चा लीक गोल पोस्ट बदलना इनकी आदत सुनिए है। पहले अभी दलित की बात कर गोल रहे थे पोस्ट ना, बदलना तो इनकी जरा मुझे बताओ तो सही भैया कि अपने गले में खुद से माला डालने की जो परिपाटी कांग्रेस के 5 रही और लगातार दलितों का शोषण किया, आज किस अधिकार और किस आप स्तर से मांग रहे हैं दलितों के लिए सीट, बताइए जरा मुझको। हो गया मैडम, रीमा जी बोल लूं मैं? नहीं, अगर ऐसे ही फ्लोर चला, नहीं, ये फ्लोर ऐसे ही आपकी लोकसभा भी चलती है। हाँ तो सुनिए, आप ही करते हैं ऐसा। अच्छा मैथिल जी बीच में नहीं, सुब्राज जी उन्होंने इतने सारे मुद्दे उठाए, उन्होंने दलित वाली राजनीति का, नेहरू जी से लेकर के भारत रत्न से लेकर के तमाम, लेकिन आपने एक शब्द पकड़ लिया कहने के पीएमटी, लिए कुछ नहीं है। आपने एक शब्द पकड़ा पीएमटी, बाकी सारी बातें एडिट कर दी। किन विषय पर बोलेंगे? सुनिए 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डालकर नरेंद्र मोदी जी चुनाव की बातें कर रहे हैं। उनके शिक्षा मंत्री ने सीधा एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल को बोला कि हाँ हमसे गलती हुई, पेपर लीक करने वालों का संबंध बिहार और फर्जी बात, बिल्कुल झूठ। रीमा जी ये बैठ गए यहाँ पर राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ बैठकर आप जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, चिंता मत कीजिए, एजेंसियां ढूंढ रही है जिसने भी इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ करने की कोशिश की है, और बहुत सारे इस समय रबड्डे में भी है। चिंता मत कीजिए, बिहार से भी बहुत सारी जानकारी आ रही है। आप मुझे दलित की बात बताइए, बड़ा पानी पी के दलितों के अधिकार के लिए चिल्ला रहे थे, जरा मुझे बताइए तो सही, जब असल में आपको दलितों के अधिकार देने की बात आई थी तब आपकी जुबान को दही जम गया था, या पैर में घुंघरू बंध गया था, या हाथों में मेहंदी लग गई थी, बताइए ना। एक एक करके सुब्रांश जी मुद्दे पर आइए प्लीज लौटकर, है ना। नीट पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम स्पीकर पर चर्चा कर रहे हैं, कल के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, बात को इधर उधर मत घुमाइए, मुद्दे पर आइए प्लीज। 24 लाख बच्चों का संबंध नीट के एग्जाम के साथ नीट पर चर्चा नहीं हो रही है, आपको टॉपिक नहीं पता है क्या? स्पीकर के चुनाव पर चर्चा है मेरे शो में। रीमा जी अब है नहीं ना कुछ इनके पास, स्पीकर के चुनाव पर शो है, पढ़ लीजिए जरा। एक्सपोज कर दिया ना मैंने इनको दलित राजनीति के ऊपर, इनको इनका आईना दिखा दिया, तो चेहरा जो देख के ये डर गए हैं ना, अपना काला चेहरा देख के कांग्रेस प्रवक्ता डर गए हैं। बीच में नहीं, अपना काला चेहरा देखकर, अपना दलित विरोधी चेहरा देखकर कांग्रेस के प्रवक्ता की लाइन और लेंथ बिगड़ गई है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो बोले तो क्या बोले, कौन सी बात को बोले, बहुत दलित चिल्ला रहे थे। अबे बताइए तो सही, दलितों के लिए आपने किया क्या, बताइए ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले, हर दलितों का हक खाने वाले यहाँ बैठकर कैसे दलितों की बात कर रहे हैं, बताइए ना मुझको। आखिर हर परीक्षा का पेपर क्यों लीक होता है, हर भ्रष्टाचारी, हर चोर का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? सुब्रांश जी ये मुद्दा नीट का नहीं है, टॉपिक म्यूट कीजिए इनको जरा। युवाओं के भविष्य बर्बाद करने पे सुब्रांश जी, और आप कह रहे हैं आपको लगता है मुद्दा नहीं बताया गया आपके गैस कोऑर्डिनेटर की तरफ से? बहुत अच्छा है, हम नीट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सुब्रांश जी, हम नीट के विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सुब्रांश जी, म्यूट कीजिए भाई इनको। रीमा जी, सुब्रांश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं आपको म्यूट कर चुकी हूं, मैं आपको बता दूं, और बाकी सभी गेस्ट जैसे सब जानते हैं कि आज हम संसद पर चर्चा कर रहे हैं, स्पीकर पर चर्चा कर रहे हैं, उपसभापति पर चर्चा कर रहे हैं। नीट एग्जाम आज की चर्चा का विषय नहीं है। अब कृपा करके हम मुद्दे पर बात करें। धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को उत्तर में कोई रुचि नहीं है, प्रश्न खड़ा करना और प्रश्न के लिए प्रश्न खड़ा करना, क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन, यही कांग्रेस की रीति रही है। और जो दलित की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब को, संविधान निर्माता बाबा साहेब को 2 बार चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया। नेहरू जी खुद हेलीकॉप्टर से गोंदिया गए जहां बाबा साहेब को चुनाव हरवाया। इसके बाद कांग्रेस ने उनको कमेटी में लिया भी नहीं संविधान की, उनको तो कलकत्ता वाली कमेटी से होकर के संविधान सभा में पहुंचे थे। इसके अलावा राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर थोड़ा सा झुकने की बात आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा साहब ने मना किया था गांधी जी के पास जाने के लिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं खुद चलता हूं। पुणे पैक्ट उसी का उदाहरण है। इसके अलावा बाबा साहब के दिए गए संविधान से 70 साल तक दलितों को आरक्षण नहीं मिला जम्मू कश्मीर में। 70 साल तक जो भाई कह रहे थे कि वहां डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो काम बाथरूम सफाई का ही करता था।
एएमयू में आपने खत्म कर दिया, जामिया मिलिया में आपने खत्म कर दिया, सारे इस्लामिक संस्थानों से आपने दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। और आप मल्लिकार्जुन खड़गे, आप कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कर्नाटक में कि जा रहा हूं, हाईकमान तय करेगा। आपने इस देश की व्यवस्था को तार तार किया। बाबा साहब ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो हम आज 50 साल पहले के आपके किए गए कुत्सित कार्यों को बता रहे हैं। इस देश को बताने की जरूरत है कि इस देश की शोकांतिका रही है, जिस देश पर आपने हमले किए हैं, जो इस देश में आपने आपातकाल लगाया था, वो इस देश के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात था। और ओम बिरला कल जीत जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र के लिए यह हार का विषय होगा। आप किसी स्टेट में आप बता दीजिए जहां आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद दिया हो। आपने 52 से लेकर 78 तक बता दीजिए। जब कांग्रेस गिर जाती है, जब उस तरह की परेशानियों में आती है, तब जाकर कांग्रेस समझौता करती है। लेकिन हम समझते कि नहीं, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सरकार बनती बहुमत से है लेकिन चलती सर्वमत से है, जब इस मन के साथ इस गोल्डन वर्ड्स के साथ अगर शुरू किया जा रहा है तो कांग्रेस का लगातार ये प्रयास सब निंदनीय है, अशोभनीय है। ठीक है, मैं जरा अखिलेश जी का रुख करना चाहूंगी, लेकिन अखिलेश जी आपके पास आने से पहले मैं सुभ्रांश जी, एक तो मैं बता दूं अभी आप म्यूटेड हैं, और दूसरी बात ये कि ये इसको पर्सनली मत लीजिएगा अपने ऊपर, या कोई भी अपने ऊपर ना ले। लेकिन जब दर्शक मुझे लिखते हैं ना शो के बाद और बताते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये मतलब हंसी मखौल क्यों उड़ाते हैं लोग मुद्दों का। देश जो है ना वो सार्थक बहस चाहता है, सार्थक मुद्दे चाहता है, तथ्यों के आधार पर बहस चाहता है। ये हो हल्ला करने से और लगातार बोलते रहने से इमेज अच्छी नहीं बनती है दर्शकों के सामने। तो थोड़ा सा डेप्थ ला करके बात करेंगे ना तो शायद थोड़ा सीरियसली लोग लेना शुरू करेंगे। हाँ अखिलेश जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या आज के बाद ये मान लिया जाए कि संसद हो, सड़क हो, जो नंबर आ गए हैं विपक्ष के पास, उसको क्या अहंकार का नाम फिर दे दिया जाए? क्योंकि अगर हर मुद्दे पर फाइट करनी है, हर मुद्दे पर दिखाना है कि हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर है, इसीलिए हम मुद्दा उठा रहे हैं, तो मतलब नियम नहीं मानने हैं, कायदे पे बात नहीं करनी है, अब सिर्फ नंबर के आधार पर हर बार की तरह बात करनी है। 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन अब करके दिखाएंगे 24 में। रीमा जी, पहले जो हम लोग स्पीकर को लेके जो चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अब जैसे एनडीए में अजीत पवार जी का भी संगठन है, चिराग पासवान जी का भी संगठन है। अब ये वो संगठन है जिन संगठनों, शिवसेना में सिंधे जी का भी संगठन है, ये वो संगठन है जिनके दलों के बंटवारा, इनको अलग करना, इनका उपयोग करना, इन्हें साइड करना, ये सब इन लोगों ने अपने दलों में ये इनका अनुभव रहा है। कैसे पता? और ये सब चीजें भाई, शिवसेना तो इससे बट गई, सबके आज बयान आए हैं, सब लोग साथ में खड़े हुए हैं ओम बिरला के, सबके बयान आए हैं। मैं उनके बयानों पे नहीं कह रहा हूं, हाँ। लेकिन उन लोगों ने अपने दलों के बंटवारे देखे हैं, उन बंटवारा कराने वाले लोगों की भूमिकाएं देखी है, उनके अपने अंदर में दबे हुए डर भी है कि हमारे दल छोटे हैं किस तरीके का। और बीजेपी का जो एक पुराना इतिहास है, लोगों को किस तरीके से दमन करके उन्हें क्रश करते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके की भाव से मतदान अगर हो गया तो तस्वीर तो बदल सकती है नरीमा। अभी भी मतलब आप उसी पॉइंट पर हैं कि 35 जो वोट है जो कम आपके पास है वो आपके बढ़ेंगे। मैं इस पे नहीं हूं, मैं जानता हूं कि संख्या एनडीए के साथ है। टीडीपी की बड़ा डर था, वो स्पीकर का पद चाहते थे, वो कहते थे कि भाई कुछ नहीं हो, स्पीकर का पद हमें मिल जाए। उस बात को लेके भी वो भी एक सवाल है, वो भी एक गठबंधन में है। अखिलेश जी, तो हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो ना आप, मतलब कहीं किसी से कोई उम्मीद बंधी है या किसी ने अंदर खाने पर्दे के पीछे आप लोगों को कहा है कि आप बस आगे बढ़िए, हम पीछे से आपके साथ हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम ये चाहते हैं कि अब डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दिया जाए। ठीक है, मेरे नेता अखिलेश जी ने तो क्लियर कहा। 1 मिनट। और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मैथिल साहब कह रहे हैं, जब इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी तो हम समाजवादी ही कांग्रेस से लड़े थे। संविधान के खिलाफ जो खड़ा हुआ है, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है, जैसे आज भी उनकी गोदी में बैठे हुए हैं ना। अरे बीच में नहीं मैथिल जी, बीच में नहीं। हाँ, हम जिसे छोटा कह रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की 265 सीटों पे भाजपा को हमने हराया है।
हम जनता को धन्यवाद करके झुक के निकल जाते हैं मैथिल साहब, हम घमंड नहीं करते। हमें जनता ने सेवा करने का दिया है। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है, फिर भी हम घमंड की बात नहीं करते। हमारे नेता ने कहा भाई डिप्टी स्पीकर दे, स्पीकर आप अपना बनाए, और हम भी चाहते थे कि यह मामला सर्वसम्मत से निपटे, लेकिन जो दायित्व तो बीजेपी के पास था, विनम्रता से अपोजिशन को साथ बिठा के एक सही मर्यादा और परंपराओं को निकाल देने का बीजेपी उसमें अखिलेश जी एक मिनट सीधा जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। बस ये बताइए कि के सुरेश के उम्मीदवारी के साथ आप हैं या नहीं है? हमारे नेता ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अभी ये तो बताइए के सुरेश की उम्मीदवारी पर आप साथ में हैं या नहीं है? हम अपोजिशन एक साथ है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब आप उनके फेवर में ही जाएंगे, कल ओम बिरला के खिलाफ वोट करेंगे? अपोजिशन पूरा विपक्ष एक साथ फैसला लेगा। फैसला लेगा, अभी लिया नहीं है, मतलब उम्मीदवारी हो गई लेकिन फैसला नहीं लिया अभी, ये क्या चल रहा है? हमारे नेता मंडी में है जी, ये कुछ समझ नहीं आया लेकिन मुद्दा। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी अगर एक शर्त थी, उस शर्त को मानने के पीछे, ना मानने के पीछे क्या वजह थी? देखिए कांग्रेस की जिद से देश आजीज हो रहा है, सहयोगी दल भी आजीज हो रहे हैं। इनके रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन ही इनके बता रहे हैं कि कांग्रेस के एक्शन से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है। खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस की इमरजेंसी थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था। अब कितना किया था, नहीं किया था, और फिर किस परिस्थितियों में उसकी गोद में आके बैठे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनका कांग्रेस से 36 का आंकड़ा वैसे भी होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर लड़के हैं, लड़ सकते हैं, दोनों में लड़ाई अभी शुरू होने वाली है कि कौन कितना पाएगा। आप भी इसलिए वही अपेक्षा और हाइपोथेटिकल वही बात कर रहे हैं, जब होगा तब होगा। देखिए हमारे पास रीमा जी स्पष्ट आंकड़े हैं, लेकिन हमारे लिए ओम बिरला की जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश में लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। हमने विपक्ष में रहे तो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया है, हम सत्ता पक्ष में भी रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया है। एक स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र की हार कांग्रेस को शर्मसार कर रही है, कांग्रेस इस देश को शर्मसार कर रही है। लोकतंत्र की आप बताइए किसी स्टेट में आपने ऐसा किया हो? 58 से 52 से लेकर 78 तक कभी ऐसा किया हो? कांग्रेस के ये डील करने की जो रीत है ये बहुत गलत है और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है। ठीक है चव्हाण जी, महेश जी, एक कमेंट्स बोलना, 1 सेकेंड। कौन बोल रहा है? हाँ अखिलेश जी बोलिए। मैं सिर्फ गिरी साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम ना गोद में बैठते हैं ना गोद में बिठाते हैं। आपके जो गोद में बैठे, आप अपने गोद वालों की परवाह करें, क्योंकि आप गोद में बिठाते होंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी गोद में बैठने और बिठाने की बात नहीं करते, किसी के साथ होते हैं, किसी के खिलाफ होते हैं। गोद की परंपरा आपको ठीक लगती है, हम एक विचार के खिलाफ होते हैं और एक विचार के साथ होते हैं। ये ऐसे ओछे शब्द मुझे बोलने में भी अच्छे नहीं। अखिलेश जी मैं वो बातें नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम लोग चित्रकूट कहने वाले हैं, चिरकुट कहने वाले लोग नहीं है। हम लोग वो कहने वाले लोग नहीं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है इसको वोट मत देना। हम ये कहने वाले लोग नहीं कि इसके नेता चिरकुट है इनको वोट मत देना। ये कहने वाली हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग एक दूसरे को गरिया करके और ररियाए ये हम नहीं करते हैं। ये संस्कार कहां से लाते हैं? इतनी मरामत, इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? आपको प्रणाम करते हैं कि सुबह गरियाते हैं, शाम को गले लगाते हैं, ये कहां से लाते हैं प्रभु? आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है प्रभु। सुबह इनको कहते हैं कि चालू पार्टी है, कहते हैं चिरकुट है, और शाम को गले लगा लेते हैं। अरे हम लोग चित्रकूट जानते हैं, चिरकुट नहीं जानते हैं। ये चिरकुट कौन है आपके यहाँ? जरा ये बता दीजिए, कौन चिरकुट कौन है और चिरकुट का अर्थ क्या होता है? ये जरा समझा दीजिए अखिलेश जी, बड़ी कृपा होगी, ये देश की जनता जान जाएगी ये चिरकुट है कौन, ये छोटे भैया नेता क्या होता है। ये सब शब्दावली आप ही की है माननीय। ये चिरकुट, छोटे भैया नेता, ये सब बातें, ये सब शोभा नहीं देती है। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं में कम से कम आप संस्कार की बात ना करें, जिस पर देश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती ने केस किया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। वो गुंडन कहा था आपको बहन मायावती ने। अदम गोडवी ने कहा कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में। आपको तस्कर और डकैत तक अदम गोडवी ने कह दिया। ठीक है, एक मिनट अखिलेश जी देखिए, आपने इतिहास की चर्चा की तो इतिहास में तो फिर बहुत सारी चीजें हुई थी ना। मायावती का जिक्र मैंने पहले ही किया था, और आप जब दलित करते हैं तो बहन जी का चेहरा तो सामने आता ही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भी फिर से वो गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई थी सारे लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं। तो इसलिए जब भी कभी बात होगी तो इतिहास
चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो याद दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या हुआ था। लेकिन महेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि ये जो दलित चेहरे की बात हो रही है, मैं इसी पर बात करना चाहती हूँ। स्पीकर के चुनाव को लेकर, ओम बिरला के नाम को लेकर, इसको लेकर मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति थी, या ये नई स्ट्रेटेजी अब बनी है कि अब दलित चेहरा, दलित कार्ड, इसको अब आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आज सुबह तक तो जहां तक मेरी जानकारी, ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि उनके नाम को अपोज करें इस बारे में लेकर के कि दलित चेहरा नहीं है। रीमा जी, देखिए, आप ही खुद कह रही थी कि विषय पर रहकर चर्चा होनी चाहिए, फिर भी ये बाकी के प्रवक्ताओं ने उन्हें दलित, फिर दलितों के ऊपर चर्चा गई। दलित तो आपके सहयोगी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा कि दलित चेहरा। सुनिए ना, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ। जो कांग्रेस के हमारे सहयोगी है, उन्होंने विषय जरूर छेड़ा, लेकिन उस पर चर्चा बहुत आगे जाकर आपके पास बाकी के जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने भी की। तो दलितों के बारे में बात हुई, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में बात हुई, इमरजेंसी के बारे में बात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। जिस दिन इमरजेंसी लगी, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को जनता ने हराया, लेकिन उसके बाद जब जनता को पता चला कि जो सरकार चुन के आई वो सरकार किस काम की नहीं है, तो उसके बाद कई बार कांग्रेस को उन्होंने जिताया भी, और फिर कांग्रेस ने जब अच्छा काम नहीं किया ऐसे जनता को लगा, तो तभी उन्होंने उनको वापस हराया। तो ये बातें होती रहती है। भारत की जनता, अपने देश की जनता बहुत समझदार है। मैं सिर्फ यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इस सब मामलों में चर्चा करने से बजाय सिंपल सी सीधी सी बात थी, परंपराओं को फॉलो कीजिए। ये रिक्वेस्ट हमने सरकार से की थी। हमने उनको कहा था कि परंपरा के अनुसार अध्यक्ष पद जो है वो आप रखिए और उपाध्यक्ष पद जो है वो विपक्ष को दीजिए। ये नहीं दिया तो हमें संविधान ने ही अधिकार महेश, दिया ये है कौन सी कि अगर परंपरा ऐसे है? नहीं होता- किसने परंपरा एक बनाई, मिनट, ये तो बताइए। रीमा जी, परंपरा बता तो दीजिए, सही चेहरा सामने आना चाहिए ना फिर महेश जी। रीमा जी, ये मैं वही कह रहा परंपरा हूं, जिसकी बात हो रही है, ये किसने बनाई? संविधान में ऐसी कोई परंपरा नहीं मेंशन्ड है, तो ये वही मैं परंपरा बोल रहा कहाँ हूं। से बनी है, ये तो बताइए जरा। रीमा जी, हाँ। रीमा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो परंपरा थी, अगर ये मानने को बीजेपी तैयार नहीं है, तो फिर संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है अध्यक्ष को चुनने का, वो अधिकार हमसे, इनको आपत्ति क्या है? हो जाने दीजिए ना चुनाव, उनके पास नंबर से जीतने दीजिए उन्हें। लेकिन संविधान ने इससे कहा है क्या कि अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते? सिंपल सा सवाल है रीमा जी। तो इस आप पर तो पूछिए किसी की बीजेपी को आपत्ति क्या नहीं है आपत्ति है चुनाव उनको? लड़ने पर? चुनाव लड़ने पर किसकी आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर हम लोग ने क्या गलत किया है? हम लोग ने बोला हमें परंपरा फॉलो कीजिए, उन्होंने परंपरा नहीं फॉलो की, तो ठीक है, तो फिर हम चुनाव लड़ रहे, तो फिर बहस क्यों हो रही है? ये गलत है क्या चुनाव लड़ना? ठीक है, बहस इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जब डिसीजन लिया, उसके बाद आप ही के सहयोगी ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमसे नहीं पूछा गया। अखिलेश यादव से स्पीकर पर पूछा गया, उन्होंने कह दिया कि भाई डिप्टी स्पीकर पर मैं बात कर सकता हूं, स्पीकर पर नहीं। कांग्रेस पार्टी ने किससे पूछकर डिसीजन लिया? शरद पवार जी का बयान भी अलग आता है। तो चर्चा ये हो रही है कि जिस परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, मैथिल जी, मैं जरा आप ही से समझना चाहती हूँ, आप ही दर्शकों को समझाइए थोड़ा सा परंपरा के बारे में। ये परंपरा आखिर क्यों बनी थी? क्योंकि कहीं पर नियम कायदे में तो मेंशन्ड है नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तो किसी ने बनाई ना ये परंपरा जिसको नाम दिया जा रहा है। बताइए। देखिए रीमा जी, ये परंपरा है, इस परंपरा का मैं ये कहूं कि ये अपने आप ही डेवलप हो गई। जब देश में गठबंधन की राजनीति ने सर उठाया और देश में गठबंधन की राजनीति का दौर चला, उसके बाद इस प्रकार की कुछ परंपराएं जो हैं वो जमीन पर मैं ये कहूं कि आ गई। लेकिन उससे पहले जब तक एक मुश्त लगातार कांग्रेस जीती, उन्होंने कभी भी इस प्रकार का कोई भी जो है पद विपक्ष को नहीं दिया। लगातार इमरजेंसी लगाकर विपक्ष को जेल में डालने वाले, लोकतंत्र की हत्याएं करने वाले और विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने वाले, वो भी इन कारणों से कि भैया केंद्र में आपकी सरकार हार चुकी है, इसलिए आपको अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इन कारणों से ये सरकारों को बर्खास्त करने वाले आज बैठकर परंपराओं की बात कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए अभी आपने बहुत अच्छा जो है ना, महेश जी ने पूछा तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ममता बनर्जी। आप देखिए कैसा गठबंधन है रीमा जी, जहां पर कि ये लोग पहले जब चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, बंगाल में लड़े ना जी, और फिर भी ये कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, किस प्रकार से इन्होंने टुकड़ों में
जो कहते हैं टुकड़े टुकड़े फेंके थे कांग्रेस के सामने कि ये लोग लड़ोगे चुनाव तो इतनी सीटों पर लड़ोगे, उससे ज्यादा नहीं लड़ोगे। बिहार में क्या हुआ सबको पता है कांग्रेस के साथ। तो ये जो गठबंधन की जो राजनीति कांग्रेस के संग रही, और अब ये अपने आप को वन मैन शो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमने डिसीजन ले लिया और अब हम लोग जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चाहे इनके पास में नंबर्स नहीं है, फिर भी ये लोग किसी ना किसी तरीके से एक, जिसे कहते हैं ना पैज करने वाली, हमारे गांव में कहते हैं कि भाई ये तो सीकड़ी सा है, इसमें दम ना है, लेकिन ये आएगा जरूर, लड़ेगा जरूर। ठीक है, तो वो स्थिति है कि ना नंबर्स हैं ना साथ में इनके दल हैं, लेकिन फिर भी ये लोग केवल और केवल एक नौटंकी करने के लिए ये वक्त नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलेंगे क्योंकि जवाब अब उन्हीं से बनता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, अब वक्त नहीं है मेरे पास, मैं सीधे अब कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी क्योंकि जितनी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, जरा सुब्रांश जी जवाब दीजिए तुरंत। मल्टी विंडो दिखाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुब्रांश जी, आवाज आ रही है आप तक? जी मैडम, आवाज आ रही है। जवाब दीजिए। आवाज बंद करने की प्रथा ओम बिरला जी की थी पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, आवाज बंद करनी पड़ती है जब आप बाकी किसी को बोलने नहीं देंगे तो आवाज बंद करनी पड़ती है। अब इस पर आपको आरोप लगाना है तो लगाइए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। बोलिए अब जल्दी से। कुछ लोग हमारे को भी चर्चा के दौरान मैसेज करते हैं, आप निजी रूप से सुब्रांश जी बोलिए। आवाज बंद करने की प्रथा मोदी जी के कुछ खास चैनल के कुछ खास एंकर होते हैं, आपसे तो उम्मीद नहीं। कांग्रेस के भी कुछ खास प्रवक्ता होते हैं जो पूरे शो को हाईजैक करके सिर्फ मीडिया पर हमला करना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करनी पड़ती है क्योंकि वो मुद्दे से भटकाते हैं दर्शकों को, और वो सिर्फ और सिर्फ हमला बोलने के लिए शो में। अब आपने टाइम वेस्ट किया ना इतना, फिर से वही बातें बोल के। अब आप मुद्दे पर आइए जरा। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि स्टूडियो में बैठकर अगर जब आपको कोई जवाब, आपको किसी ने स्टूडियो में आने से नहीं रोका है सुब्रांश जी, आपको स्टूडियो में आने से किसी ने नहीं रोका है। गलत बयानी मत कीजिए, आप भी स्टूडियो में आ सकते हैं, आपको भी नहीं रोका है स्टूडियो में आने से। आप अगर नहीं अपने घर से निकलना या ऑफिस से निकलना चाहते हैं, जूम से आप जुड़ना चाहते हैं, ये आपकी मंशा है, आप भी स्टूडियो में आ सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर स्वागत है। अब बोलिए। तो दो बातें, छोटा छोटा जवाब देना है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अच्छे भविष्य का तभी निर्माण हो सकता है जब आपको अपना इतिहास पता हो। इन्होंने कुछ इमरजेंसी से लेकर का जिक्र किया था, बिल्कुल अटल जी ने ऐसी ही पंक्ति कही थी। और मैं आपको मान्यवर एक बात बताता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में 1942 अंग्रेजों के खिलाफ। भाई आपको ठीक से पता भी नहीं है मैंने क्या कहा और आप कहां से शुरू हो गए। मैंने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती हैं। भाई साहब, आप अपने अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो तो अपने से प्रश्न लिख के अपने से उत्तर लिखने लगे, ये कांग्रेस की परंपरा अद्भुत है। मैंने कहा कि बाबा साहब श्रद्धेय बाबा साहब, वो बाबा साहब जिनको अपने गोंदिया से हराया, वो बाबा साहब जिनको अपने संविधान सभा में आने नहीं दिया, वो दलित जिसको आपने दरी बिछवाया, वो पिछड़ा जिसको आपने पावरफुल समझा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे पास मुझे शो को ही खत्म करना होगा क्योंकि बहस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमें मुद्दे पर रहना था। और मुद्दा जो है वो यही है कि आखिर जब दिखाई दे रहा है कि 35 वोटों की कमी है तो सिर्फ ये शो ऑफ, क्या इसको शो ऑफ का नाम दिया जा सकता है? क्योंकि कल से अब तक संविधान की कॉपी हाथ में लेकर विपक्ष लगातार एक के बाद एक यही बता रहा है कि इस बार उसके पास कितने नंबर है, इस बार उसके पास कितने नंबर है, और वही शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश स्पीकर के चुनाव को लेकर है। लेकिन वो बयान जो आज सबकी नजर के सामने था स्पीकर के पद के लिए, सुरेश जी जो कि उम्मीदवार बने हैं, जब उनसे पूछा गया हार जीत के बारे में, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो खड़ा कर दिया गया है, अब जो भी पूछना है वो आला कमान से पूछिए। तो अब अगर इस तरह से राजनीति होगी तो आखिर उसको क्या नाम दिया जाए? चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
5 की पंचायत के प्रायोजक थे। MDH बढ़िया है, शुद्ध है।